Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. Hello everyone, welcome to the Parivartan Learning Center. Myself Professor S.R. Pole, popularly known as SP Sir. तो दोस्तों KTG का 6 नंबर का लेक्चर लेकर आया हूं। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। ओके, और हमने ऑलरेडी दोस्तों रैंकर 2.0 बैच लॉन्च किया है और अगर आपको ज्वाइन करना है ये लाइव बैच हमारा होता है जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ फीस में ये हम पढ़ाते हैं और पूरा का पूरा जो सिलेबस है हम ये दिसंबर एंडिंग तक मतलब एंड करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 5 नंबर के लेक्चर में सबसे पहले हमने दोस्तों क्या डिस्कस किया है, रेडिएशंस होता क्या है, डेफिनेशन देखा रेडिएशन का। देन उसके बाद हमने ये प्रूव किया A प्लस R प्लस T दैट इज अ TR या फिर T भी आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन विच इज इक्वल टू 1 होता है। देन उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन के बारे में हमने जाना। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है, थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसी को कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन को हम बोलते हैं एब्सॉर्प्टिव पावर या फिर एब्सॉर्प्टिविटी भी हम बोल सकते हैं। ओके, एक बार मैं दोस्तों साउंड चेक कर लेता हूं, साउंड क्वालिटी कैसे आ रही है। यस, बहुत बढ़िया आ रही है। तो फिर चलिए, देन उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एब्सॉर्प्टिव पावर और द एब्सॉर्प्टिविटी। देन हमने स्टडी किया दोस्तों रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज आल्सो द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और द रिफ्लेक्टेंस भी उसे हम बोलते हैं। देन उसके बाद दोस्तों हमने कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इसको T कहिए या फिर उसको आप TR भी लिख सकते हैं। कुछ बुक में T दिया है, कुछ बुक में TR दिया है, आपके बोर्ड की बुक में TR दिया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड टू द क्या है, टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। मतलब ये डेफिनेशन यार कॉमन है, जस्ट आपको लॉजिक लगाना है कॉमन, और एक डेफिनेशन अगर आपको याद आ रहा है तो आप तीनों भी डेफिनेशन बना सकते हैं। ये मेरी आपकी मतलब ये मेरी आपको गारंटी है। ओके, देन इसका जो रेशियो होता है और इस रेशियो का जो एडिशन होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। देन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसमिटेंस हमने देखा। देन हमने डायथर्मनस सब्सटेंसेस क्या होता है, अथर्मनस सब्सटेंसेस क्या होता है, अथर्मनस सब्सटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज द ओपेक ऑब्जेक्ट देखा। एंड देन लास्ट में हमने परफेक्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है, परफेक्ट ट्रांसमीटर क्या होता है एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर क्या होता है। ये चीजें पूरी हमने देखी है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये रहा हमारा कल का पूरा रिवीजन वाला पार्ट। तो डायथर्मनस सब्सटेंसेस एंड अथर्मनस सब्सटेंसेस, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं 1 मिनट में। तो दोस्तों डायथर्मनस सब्सटेंसेस क्या होते हैं, अगर आपको डेफिनेशन याद आ रहा है तो फटाक से वीडियो को पॉज करना है एंड नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है व्हाट आर द अथर्मनस सब्सटेंसेस या फिर व्हाट आर द डायथर्मनस सब्सटेंसेस। तो डायथर्मनस सब्सटेंसेस मतलब ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से हीट रेडिएशन पास होती है, उसी को हम बोलते हैं डायथर्मनस सब्सटेंसेस। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एब्सॉर्प्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन होना जरूरी है। दैट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज द डायथर्मनस सब्सटेंसेस। इसके हमने एग्जांपल देखें, ड्राई एयर होता है, देन उसके बाद ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे इसके। ओके, मैंने लिख के भी दिए थे। देन उसके बाद दोस्तों अथर्मनस सब्सटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जिनमें से लाइट एनर्जी या फिर रेडिएंट एनर्जी पास नहीं होती है, द सब्सटेंसेस व्हिच डजंट अलो to transmit the any thermal radiation through it is called as the अथर्मनस substances। तो अथर्मनस सब्सटेंस के लिए दोस्तों TR दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। एंड फॉर द डायथर्मनस सब्सटेंसेस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन नेवर 0 होता है। ये हमने स्टडी किया था। अथर्मनस सब्सटेंसेस के एग्जांपल क्या है, वाटर है, बेंजीन है, मॉइस्चर है। सो दीज आर द एग्जांपल्स, वुड है, ओके, कॉपर है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द अथर्मनस सब्सटेंसेस। देन हमने परफेक्ट एब्जॉर्बर देखा, परफेक्ट रिफ्लेक्टर देखा एंड परफेक्ट ट्रांसमीटर हमने देखा। ओके, सो ये रहा दोस्तों हमारा कल का पार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों मैंने लास्ट में बताया था यार परफेक्ट एब्जॉर्बर क्या होता है, और जो बॉडी दोस्तों परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है उसी को ही हम बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। समझे?
अरे यार लास्ट में आपको बताया था, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू 1 है, एब्सॉर्प्टिव पावर इक्वल्स टू 1 है, या फिर एब्सॉर्प्टिविटी इक्वल्स टू 1 है, तो उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी और द आइडियल ब्लैक बॉडी। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको टाइटल लिखना है परफेक्ट ब्लैक बॉडी और आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो समझो, मान लेते हैं कि एक स्फीयर है और इसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हो चुकी है। तो दोस्तों अगर इसने सबकी सब पूरी की पूरी एनर्जी अगर उसने एब्जॉर्ब की है, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी और द आइडियल ब्लैक बॉडी और द परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो अभी इसका इंग्लिश में कैसे कन्वर्जन करें, द रेडियंट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ रेडियंट एनर्जी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं द बॉडी विच एब्जॉर्ब द एंटायर रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। मतलब एंटायर का मतलब होता है, देखो एंटायर मतलब पूरा, ज्याला आपण मराठीमध्ये पूर्ण म्हणतो, ओके, पूर्ण ॲब्झॉर्प्शन झालं पाहिजे। तर अशा ऑब्जेक्टला राजांनो काय म्हणायचं, परफेक्ट ब्लॅक बॉडी म्हणा किंवा आयडियल ब्लॅक बॉडी म्हणा किंवा परफेक्ट ॲब्झॉर्बर म्हणा। ओके, डेफिनेशन लक्षात आली। अरे द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स द एंटायर रेडियंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, जिस बॉडी के ऊपर जितनी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, पूरी की पूरी एनर्जी अगर वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, सो दैट बॉडी इज कॉल्ड एज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी और द आइडियल ब्लैक बॉडी। ओके, चलो लिख ले डेफिनेशन, बहुत अच्छे। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द body which absorb the entire radiant energy incident on it is called, उसी को हम क्या बोलते हैं, is called as the परफेक्ट ब्लैक बॉडी, is called as the perfect black body और the ideal black body। अगर भैया ये बॉडी पूरी की पूरी एंटायर रेडियंट एनर्जी जो भी इंसिडेंट हो रही है वो अगर ये एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसी को हम बोलेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। एंड फॉर द परफेक्ट ब्लैक बॉडी कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू 1 फॉर दिस बॉडी, फॉर दिस कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसके दोस्तों परफेक्ट ब्लैक बॉडी के जो एग्जांपल है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है कि जो 100% एनर्जी एब्जॉर्ब करे, लेकिन नियर अबाउट 97% एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब कर सकती है। ऐसे एक बॉडी है जिसका नाम है प्लैटिनम ब्लैक और द लैम्प ब्लैक। ओके, तो यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, प्लैटिनम ब्लैक और लैम्प ब्लैक। दोस्तों एक ऐसा पाउडर है या फिर एक ऐसा ब्लैक ऑब्जेक्ट है जो कि नियर अबाउट 97% एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर एक कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है, क्या ना परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी रियलाइज्ड इन अ प्रैक्टिस। तो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यार आइडियल है, परफेक्ट है, तो परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता है, ना आप है, ना हम है, ना कोई परफेक्ट है, कोई ना कोई डिफेक्ट तो होता ही है। तो यहाँ पर परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में लाना नामुमकिन है। ओके, तो इसका आंसर है नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आर द गुड एब्जॉर्बर्स आल्सो अ गुड इमिटर्स। क्या गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर होते हैं? मतलब जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है दे आर द गुड एब्जॉर्बर। तो जो ऑब्जेक्ट गुड एब्जॉर्बर है क्या वो गुड इमिटर होते हैं क्या? यस, इसका आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों किरचॉफ लॉ भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। किरचॉफ लॉ में बहुत डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है किरचॉफ लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ लॉ। तो जो बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है, वो इमिट करती है। ओके, तो अभी यहाँ पर दोस्तों 97% जो प्लैटिनम ब्लैक या फिर लैम्प ब्लैक जो है, ये जो मटेरियल है ये 97% एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि यार क्या हम 99% या फिर 99.99%
एनर्जी एब्जॉर्ब करें, ऐसा हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने की मतलब कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, स्टडी किया, तो फेरिस नाम का एक साइंटिस्ट था, उनको दोस्तों सक्सेस मिल गया और उसने दोस्तों एग्जैक्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी ही बना ली है। ओके, मतलब परफेक्ट 100% नहीं है, लेकिन 99.99% टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या करता है, बॉडी एब्जॉर्ब करता है। सो दैट बॉडी इज कॉल्ड एज द फेरिस ब्लैक बॉडी। उसी को हम क्या बोलते हैं, फेरिस ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो उसका हम अभी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो फेरिस ब्लैक बॉडी जो है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ द फेरिस ब्लैक बॉडी, या फिर एक्सप्लेन द फेरिस ब्लैक बॉडी विथ द हेल्प ऑफ द नीट डायग्राम। ओके, तो अभी आपको इसको नोट डाउन करना है। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट हमारा। सबको पता है, एक मिनट इसको मैं फोकस करता हूं। ओके, बहुत अच्छे। तो यहां पर हम फेरिस ब्लैक बॉडी डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करा के देता हूं फेरिस ब्लैक बॉडी होता क्या है। ओके, तो यहां पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पर मैं लिखता हूं क्वेश्चन। ओके, explain the construction and the working of फेरिस ब्लैक बॉडी। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। देन उसके बाद और में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द फेरिस ब्लैक बॉडी विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल्ड डायग्राम। ओके, तो यहां पर आएगा क्वेश्चन एक्सप्लेन द, और में एक्सप्लेन द फेरिस ब्लैक बॉडी विद द हेल्प ऑफ द नीट लेबल डायग्राम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पर मैं नहीं लिखूंगा, आपको ये पूरा का पूरा लिख कर लेना है। ओके, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है और इसको आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है, बहुत इजी है। तो यहां पर दोस्तों मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं और डायग्राम से ही आपको इसका कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यहां पर दोस्तों क्या हुआ, फेरिस ने एक डबल लेयर्ड हॉलो स्फीयर को लिया है। ओके, तो आपको क्या करना है, एक स्फीयर ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, दूसरा एक ऐसे स्फीयर लेना है। तो एंड यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग प्रोवाइड करना है, उसी को हम बोलेंगे अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे, दैट इज द स्मॉल ओपनिंग। तो यहाँ पर एक हमने कोनिकल प्रोजेक्शन लिया है। ओके, तो दोस्तों जैसे ही ठीक है, इसका मैं नामकरण करता हूँ। जैसे ही लाइट अंदर एंटर होती है, देखिए ओके, जैसे ही रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है इस प्रोजेक्टर के ऊपर या फिर इस कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर, ये रिफ्लेक्ट होगी। देन उसके बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नियर अबाउट। ठीक है, इसका वर्किंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये रहा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिस ब्लैक बॉडी। अभी इसका हमें क्या करना है, नाम देने हैं पूरे के पूरे। ये होल को हम बोलेंगे अपर्चर। ओके, इसको हम बोलेंगे अपर्चर। देन ये बाहरी वाला जो हिस्सा है इसको हमने सिल्वर कोट किया है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सिल्वर पॉलिश सरफेस। और जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हमने दोस्तों लैम्प ब्लैक की कोटिंग की है, तो यहाँ पर आएगा ये लैम्प ब्लैक कोटिंग। ओके, ये लैम्प ब्लैक कोटिंग है। देन ये जो है इसको हम बोलेंगे कोनिकल प्रोजेक्शन बोलेंगे। यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ इसका, कोनिकल प्रोजेक्शन। ओके, ये किसके लिए होता है, लास्ट में वर्किंग में मैं आपको दोस्तों बता दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर ये इवैक्यूएटेड स्पेस है, मतलब ये 2 लेयर के अंदर दोस्तों, मतलब ऐसा भरी हुई जगह नहीं है, इवैक्यूएटेड स्पेस है। तो ये इवैक्यूएटेड स्पेस है। ओके, तो ये रहा फेरिस ब्लैक बॉडी का पूरा कंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पर लैम्प ब्लैक कोटिंग है, देन उसके बाद कोनिकल प्रोजेक्शन है, सिल्वर पॉलिश सरफेस है, ये अपर्चर है और ये रेडिएंट एनर्जी क्या हो रही है, ये अंदर जा रही है, रेडिएंट एनर्जी।
तो ये रहा दोस्तों इस फेरीज का पूरा ये डायग्राम। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि डायग्राम अच्छी तरीके से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यस, बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। तो सबको समझ में आ गया? ओके, तो इसका अभी आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन मतलब ये डायग्राम में एक्चुअल में है क्या क्या, ये आपको दोस्तों एज इट इज लिखना है। तो क्या है इस डायग्राम में, द फेरीज ब्लैक बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ द डबल लेयर होलोस्फीयर। ये क्या है दोस्तों, होलोस्फीयर है, लेकिन कौन सा, डबल लेयर वाला होलोस्फीयर है। ओके, ये सॉलिड स्फीयर है क्या, नहीं है, ये होलोस्फीयर है लेकिन डबल लेयर्ड वाला होलोस्फीयर है। तो आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में, इट कंसिस्ट ऑफ द, या फिर फेरीज ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ द डबल लेयर्ड होलोस्फीयर। देन द आउटर सरफेस ऑफ द होलोस्फीयर इज पॉलिश्ड विद द सिल्वर कलर एंड द इनर सरफेस ऑफ द दिस डबल लेयर्ड स्फीयर इज पॉलिश्ड विद द लैम्प ब्लैक कोटिंग। ये आपको ऐसे लिखना है। देन उसके बाद दोस्तों देर इज अ वन कोनिकल प्रोजेक्शन, यहां पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन हमने प्रोवाइड किया है। देर इज अ वन कोनिकल प्रोजेक्शन टू अवॉइड द डायरेक्ट इंटरनल, या फिर टू अवॉइड द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। अगर दोस्तों हमने यहां पर कोनिकल प्रोजेक्शन प्रोवाइड नहीं किया होता तो डायरेक्ट लाइट दोस्तों ऐसे आती और डायरेक्टली वो नॉर्मली इंसिडेंट होके नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाती, तो लाइट आ जाती और चले जाती। तो ऐसा ना हो, उसी के कारण फेरीज ने क्या किया है, यहाँ पर कोनिकल प्रोजेक्शन प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर दोस्तों ये दोनों लेयर के बीच में इवैक्यूएटेड स्पेस प्रोवाइड किया है एंड देयर इज स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड एज द अपर्चर। और यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग ही क्यों प्रोवाइड की है, क्योंकि अगर हम लार्ज ओपनिंग प्रोवाइड करते तो रेज अंदर आते हैं और बाद में रिफ्लेक्ट होके चले जाते। तो ऐसा ना हो, उसी के कारण फेरीज ने क्या किया है, वेरी स्मॉल अपर्चर वहाँ पर प्रोवाइड किया है। उस होल को उसने नाम दिया है अपर्चर। ओके, चलिए इसको आपको ड्रॉ करना है। ओके, चलिए ड्रॉ किया। ओके, तो देन उसके बाद दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन हमने एक्सप्लेन किया है। अभी इसके बाद हम इसका वर्किंग क्या होता है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका वर्किंग देखो क्या है, एक बार अगर लाइट अंदर एंटर होती है देन उसके बाद ये क्या होती है, इट इज इंसिडेंट ऑन दिस कोनिकल प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, जस्ट यहाँ पर परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर आएगी उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों हमने लैम्प ब्लैक की कोटिंग की है, ये अंदर का जो पूरा का पूरा सरफेस है ना, ये लैम्प ब्लैक की हमने कोटिंग की है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 97% एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। देन रिमेनिंग 3% एनर्जी यहाँ पर बचेगी और वो ये रिफ्लेक्ट होगी, इधर जाएगी और इधर जाके उस 3 में की दोबारा 97% एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी। देखो कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो क्या है, मैंने क्या बोला है, यहाँ पर जब से लाइट एंटर होगी तब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल इंटरनल पहले क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देन उसके बाद अगर लाइट दोस्तों या फिर रेडिएंट एनर्जी लैम्प ब्लैक कोटिंग के कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो 97% एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर मैंने आपको बोला है, देखो प्लेटिनम ब्लैक और लैम्प ब्लैक ये जो मटेरियल है ये नियर अबाउट 97% एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये 97% एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा उसने। तो देन उसके बाद रिमेनिंग जो 3% एनर्जी है ना, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहां पर ये इंसिडेंट हो जाएगी। तो यहां पर दोस्तों ये 3 में से 97% एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब 3 में से और कम एनर्जी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। मतलब नियर अबाउट मोस्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, रिमेनिंग थोड़ी एनर्जी बची वो रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर आ गई। इसमें से दोस्तों जितनी भी एनर्जी बची है उसमें से और 97% एनर्जी एब्जॉर्ब होगी यहाँ पर। ऐसे ऐसे करके दोस्तों नियर अबाउट 100% एनर्जी, मतलब नियर अबाउट 99.99% एनर्जी यहाँ पर क्या हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल फेरीज ब्लैक बॉडी एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। हम ऐसे बोल सकते हैं, 100% तो नहीं यार, 99.99 है तो नियर अबाउट 100 तो होता ही है। एग्जैक्ट 100 नहीं है लेकिन नियर अबाउट है, तो उसी के कारण हम दोस्तों फेरीज ब्लैक बॉडी को हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी या फिर आइडियल ब्लैक बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग। और एज इट इज दोस्तों आपको ये इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। देखिए द फेरीज ब्लैक बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ द double layered holosphere, okay, and the outer layer of this holosphere is polished with the silver color and the inner layer is polished with the lamp black coating. Then उसके बाद there is a one conical projection provided direct in front of to the light to avoid the direct reflection or the normal reflection of this radiant energy. Then there is a small opening called as aperture provided in the Fery's black body.
ये रहा दोस्तों कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इसका कैसे होता है। वंस द लाइट एंटर्स, दैट इज द रेडिएंट एनर्जी एंटर्स थ्रू द अपर्चर एंड इंसिडेंट ऑन द कोनिकल प्रोजेक्शन, देन इट इज रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसे यहाँ पर आ जाएगा। सो वंस द लाइट या फिर वंस द रेडिएंट एनर्जी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द लैम्प ब्लैक कोटिंग, देन द 97% एनर्जी विल एब्जॉर्ब बाय द दिस लैम्प ब्लैक कोटिंग एंड रिमेनिंग एनर्जी विल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस, ओके, एंड इट इज देन इंसिडेंट टू द अनदर साइड ऑफ द लैम्प ब्लैक कोटिंग, then the remaining energy will absorb by this sorry आज थोड़ा ये हो रहा है, okay, then remaining energy or the remaining radiant energy will absorb by the lamp black coating। so ऐसा करते करते दोस्तों क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एनर्जी नियर अबाउट 100% एनर्जी 99.99% एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, सबको पता चल गया, ओके। चलिए इसको आपको नोट डाउन करना है, इसका आपको एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसके आगे का दोस्तों हमारा कंसेप्ट है इमिशन ऑफ द हीट बाय रेडिएशन। अगर हीट दोस्तों इमिट हो रहा है तो रेडिएशन से कितना हीट इमिट होगा, उसका अमाउंट क्या है, तो किसके ऊपर डिपेंड होता है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक, ओके। तो आपको टाइटल यहां पर लगाना है इमिशन ऑफ हीट बाय रेडिएशन, ओके। रेडिएशन मतलब सबको पता चल गया, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ द हीट विच डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, एंड मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, सो दैट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज द रेडिएशन, उसको हम बोलते हैं। देन दोस्तों यहाँ पर इमिशन ऑफ द हीट रेडिएशन बाय द इमिशन ऑफ द हीट बाय द रेडिएशन, ये अभी हमें डिस्कस करना है। तो दोस्तों अगर कौन सी भी बॉडी हम यहाँ पर मान लेते हैं तो ये बॉडी क्या करती है, एनर्जी इमिट करती है। कौन सी भी बॉडी दोस्तों एनर्जी इमिट करती है, अगर वो बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब अगर कर सकती है तो उसकी कैपेसिटी है वो एनर्जी इमिट भी कर सकती है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों रेट ऑफ इमिशन, इमिट करने की उसकी जो कैपेसिटी होती है उसी को हम दोस्तों बोलते हैं इमिसिव पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर, मतलब उसकी इमिट करने की क्षमता कितनी होती है, और इसी को हम बोलते हैं दोस्तों रेडिएंट पावर, ओके। इसी को इंडिकेट किया जाता है इमिसिव पावर को कैपिटल ई से एंड रेडिएंट पावर को कैपिटल आर से। तो इमिसिव पावर हो या फिर रेडिएंट पावर हो, आपके बुक में जो सिंबल दिया है ये कैपिटल आर दिया है, लेकिन दोस्तों कैपिटल ई से भी हम इंडिकेट करते हैं। यार सीधी सीधी बात है, इमिसिव पावर मतलब ई एंड द रेडिएंट पावर मतलब आर, ओके। आप कौन सा भी सिंबल यूज कर सकते हैं, कैपिटल ई या फिर आर। तो इस बॉडी की इमिट करने की क्षमता कितनी होती है, उसी को हम बोलते हैं इमिसिव पावर और द रेडिएंट पावर। तो दोस्तों ये जो इमिसिव पावर होती है ये किसके किसके ऊपर डिपेंड होती है। सबसे पहला इसका जो मटेरियल है दोस्तों, ये मटेरियल कौन सा है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड होती है। ये मटेरियल कौन सा है सबसे पहले, देन उसके बाद ये पॉलिश्ड है क्या, नेचर ऑफ द मटेरियल, ओके, नेचर ऑफ मटेरियल इसके ऊपर भी डिपेंड होती है। ये पॉलिश्ड है क्या, रफ है क्या, कौन सी कोटिंग है, उसके ऊपर भी वो बॉडी कितनी एनर्जी इमिट कर सकती है ये डिपेंड होता है। देन उसके बाद दोस्तों एरिया के ऊपर डिपेंड होती है। एरिया जितना ज़्यादा बड़ा उतना वो बॉडी क्या करेगी, एनर्जी इमिट करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होती है। हाँ दोस्तों, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी इमिट करने की क्षमता या फिर एनर्जी इमिट करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है, उसी को हम बोलते हैं एमिसिव पावर बढ़ रही है या फिर रेडिएंट पावर बढ़ रही है, ओके। देन उसके बाद दोस्तों टेम्परेचर के बाद आता है टाइम। तो ये कितने ड्यूरेशन के लिए एनर्जी इमिट कर रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, द इमिसिव पावर और द रेडिएंट पावर ऑफ द एनी बॉडी डिपेंड्स ऑन, तो किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है, कौन सा मटेरियल है। देन नेचर ऑफ द मटेरियल, यहाँ पर दोस्तों पॉलिश्ड है क्या, देन यहाँ पर पॉलिश्ड है क्या, देन उसके बाद रफ है क्या, फिनिशिंग है क्या, उसके ऊपर डिपेंड होता है। पॉलिश्ड, रफ, फिनिशिंग, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है। एरिया के ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है एंड द टाइम के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इमिसिव पावर होता क्या है या फिर रेडिएंट पावर होता क्या है, इसका अभी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ओके। तो व्हाट इज द इमिसिव पावर और द रेडिएंट पावर, इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो इमिसिव पावर इज इंडिकेटेड बाय द लेटर ई
और उसी को हम दोस्तों R भी बोलते हैं। E मतलब इमिसिव पावर, R मतलब रेडियंट पावर। तो इमिसिव पावर और द रेडियंट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, Q/AT होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, एक मिनट, Q/AT होता है। ओके चलिए, मेहमान आए थे। ओके तो यहाँ पर दोस्तों E इक्वल्स टू R इक्वल्स टू Q/AT। तो यहाँ पर दोस्तों एमिसिव पावर और द रेडियंट पावर R इक्वल्स टू Q/AT लिखिए या फिर E इक्वल्स टू Q/AT लिखिए। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनाए भैया, तो एनर्जी इमिटेड, ये Q क्या है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द इमिसिव पावर और द रेडियंट पावर। कितना इजी डेफिनेशन है। आपको जो डेफिनेशन बनाना है, ये कैसे बनाना है आपको डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, द एनर्जी इमिटेड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द इमिसिव पावर और द रेडियंट पावर। इसका यूनिट क्या आता है, इसका SI यूनिट क्या आता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका SI यूनिट क्या आता है, Q का यूनिट, एनर्जी का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर एंड टाइम का सेकंड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड आता है। और देन दोस्तों जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, चलो कमेंट में बताइए। जूल पर सेकंड को हम वैट बोलते हैं, तो इसका यूनिट वैट पर मीटर स्क्वायर भी आता है। ओके सो SI यूनिट ऑफ द इमिसिव पावर इज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड और द वैट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या आएगा, ओके एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मतलब लाइव चल रहा है या नहीं चल रहा है, यस चल रहा है। ओके द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द इमिसिव पावर। तो आपको डेफिनेशन लिखना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया, इसको मैं रब करता हूं, पर यूनिट क्या आएगा, एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एमिसिव पावर और रेडियंट पावर। ओके इज कॉल्ड एज द एमिसिव पावर और द रेडियंट पावर। दोस्तों डेफिनेशन कितना इजी है, देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द एमिसिव पावर और द रेडियंट पावर। ओके चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, किया नोट डाउन, बहुत अच्छे। तो कैपिटल E इक्वल्स टू R इक्वल्स टू Q/AT लिखिए। तो यहाँ पर Q क्या होता है ये भी आपको लिखना है। ओके तो वेर यहाँ पर E क्या होता है, तो E और कैपिटल R क्या होता है, एमिसिव पावर और द रेडियंट पावर। क्या होता है, एमिसिव पावर और द रेडियंट पावर। तो यह आएगा एमिसिव पावर और रेडियंट पावर। सबको दिख रहा है ना, यस। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर Q क्या आता है, Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड। तो यहाँ पर आपको इसको मेंशन करना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड। देन उसके बाद A क्या होता है, A इज द एरिया एंड T इज क्या होता है, टाइम होता है। ओके चलो इसको नोट डाउन करना है। तो चलिए सबको पता चल गया। ओके एक मिनट इसको फोकस करता हूं। हाँ तो यहां पर A क्या होता है, A इज द एरिया होता है, एरिया ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लिखिए या फिर बॉडी लिखिए। देन उसके बाद T क्या होता है, टाइम। ओके सो दीज आर द टर्म्स विच आर यूज्ड इन द एमिसिव पावर और द रेडियंट पावर। तो इसका यूनिट सबको पता चल गया। Q का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। Q इज द एनर्जी, कौन सा भी एनर्जी क्यों ना हो उसका एनर्जी, उसका जो यूनिट होता है ये जूल होता है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ओके सो ये डेफिनेशन रहा उसका, ये यूनिट रहा। देन उसके बाद दोस्तों ये एक डायमेंशन दिया है और डायरेक्शन जो डायमेंशन है ये आपको डायरेक्टली लिखना है। इसका जो डायमेंशन है ये है L0 M1 T⁻⁻3। तो ये जो डायमेंशन दिया है ये कैसे आ गया है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अभी इतने सारे डायमेंशन है यार, कब याद करें इतने डायमेंशन। तो अगर आपको बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशन फॉर द एमिसिव पावर और द रेडियंट पावर, तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले से आपको दोस्तों डायमेंशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, देखो R इक्वल्स टू Q/AT फॉर्मूला है।
Q क्या होता है, Q इज द एनर्जी होता है, और एनर्जी मतलब वर्क डन होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। देन उसके बाद ये आएगा एरिया आएगा, एंड देन उसके बाद ये क्या आएगा, टाइम आएगा। तो अभी हमें फोर्स का डायमेंशन पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, यस m1 होता है, L1 होता है, T⁻² होता है। अगर आपको फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट नहीं करना आता है तो फोर्स का डायमेंशन कैसे लिखने का, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन देन एक्सेलरेशन का डायमेंशन, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम फोर्स का डायमेंशन लिख सकते हैं। देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, L1 होता है, अपॉन एरिया का डायमेंशन क्या होता है, सबको पता है L2 होता है, एंड टाइम का डायमेंशन T1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये L1 इंटू L1 क्या होता है, L2 होता है, तो ऊपर क्या आएगा, ये m1 आएगा, देन ये L1 और ये L1 ये L2 बन गया, ये T⁻² बन गया। ओके, देन ये T⁻1 है, अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये T⁻−1 हो जाता है ना। यहाँ पर प्लस है यार, अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो इट बिकम्स माइनस। ओके, एंड यहाँ पर नीचे क्या बचता है, L2 बचता है, और ये L2 क्या होता है, कैंसल होता है। अभी देखिए क्या बचता है, m1 है, हाँ सर, देन उसके बाद L0 है, सॉरी L की टर्म है क्या, लेंथ है क्या, नहीं है, L2 कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर आएगा ये L0 आएगा, ये आएगा m1। ओके, m1 है ना एज इट इज, देन ये L0 आएगा, और T⁻, ये -2 और ये -1 क्या आता है, -3 आता है। ये देखिए हमारा डायमेंशन यहाँ पर क्या हो चुका है, मैचअप हो चुका है। तो इतने सारे डायमेंशंस है, इतने सारे डायमेंशंस आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी फॉर्मूले का या फिर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन आप इस मेथड से या फिर इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, सबको पता चल गया है एमिसिव पावर क्या होता है और द रेडियंट पावर क्या होता है। आज क्या हो रहा है दोस्तों, थोडी मुझे मतलब उसको क्या बोलते, धाप लग रही है, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो काय म्हणतो, श्वास असा हे होते। ओके, कारण की थोडी आता चरबी थोडी वाढली नाही आहे, बट सकाळी सकाळी थोडी एक्सरसाइज केल्यामुळे तसं होते। चला ठीक आहे, तर या ठिकाणी बघा सर्वांना माहिती झालेलं आहे इमिसिव पावर क्या असतं और द रेडियंट पावर क्या होता है। देन उसके बाद दोस्तों ये फॉर्मूला डेफिनेशन पता चल गया, फॉर्मूला यूनिट, एंड उसके बाद ये ई क्या होता है, आर क्या होता है, या फिर क्यू क्या होता है, ए क्या होता है, टी क्या होता है। देन उसके बाद इसका जो डायमेंशन है, ये जो रेडियंट पावर या फिर इमिसिव पावर है, इसका जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन ये होता है, डायरेक्टली बुक में दिया है वैसा हमने लिखा है, लेकिन ऐसा ही डायमेंशन होता है क्या, ये हमने चेक किया है। तो इतने सारे डायमेंशंस होते हैं, हमें याद नहीं रहते हैं, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले से दोस्तों किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशंस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में दोस्तों इसके आगे का एक टर्म है एमिसिविटी क्या होता है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या होता है। जस्ट एक 2 मिनट में आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, इसको रब करो, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए बहुत अच्छे। और अगर आप दोस्तों रैंकर 2.0 बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो 500 रुपीज़ पर मंथ फीस है, अगर आप 1 टाइम भरते हैं तो 2000 रुपीज़ फीस है। और ये जो क्लासेस है दोस्तों जूम ऐप पर हम लेते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए फॉर्म को आप भर सकते हैं, फर्स्ट कमेंट में फॉर्म दिया है। और पूरा का पूरा जो सिलेबस है दोस्तों दिसंबर एंडिंग तक ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगा। हमारा टारगेट है कि 90+ मार्क्स फिजिक्स में लाना है, यस, और हर एक बच्चे का लाना है। ओके, तो ज़रूर आप ज्वाइन कीजिए है अगर आप रियली इंटरेस्टेड है। अगर आप लाइफ में सच में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो आप रियली इसको ज्वाइन कीजिए रैंकर 2.0 बैच को। वहाँ पर दोस्तों जस्ट फिजिक्स ही नहीं है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट है। ओके, तो इसके आगे का जो पार्ट है दोस्तों इमिसिव पावर हमने देखा है, इसके आगे का पार्ट है कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और द एमिसिविटी। तो यहाँ पर मैं टाइटल लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, एमिशन और एमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और द एमिसिविटी। इसी को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल लेटर ई से। तो क्या होता है यार कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और द एमिसिविटी? अभी अभी दोस्तों हमने एमिसिव पावर देखा, हाँ सर, E इक्वल्स टू या फिर R इक्वल्स टू होता है Q/AT। तो ये हमने दोस्तों नॉर्मल बॉडी का एमिसिव पावर फाइंड आउट किया। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 2 बॉडी है, एक नॉर्मल बॉडी है, एक यहाँ पर नॉर्मल बॉडी है एंड दूसरी दोस्तों ब्लैक बॉडी है, एक नॉर्मल बॉडी है एंड दूसरी ब्लैक बॉडी है।
तो ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है ना, ये हम RB से इंडिकेट करते हैं या फिर EB से इंडिकेट करते हैं। E मतलब इमिसिव पावर, R मतलब रेडियंट पावर। ओके, कौन सा भी सिंबल ऑफ यूज कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मल बॉडी का जो इमिसिव पावर है ना, ये RB होता है, एंड सॉरी ये ब्लैक बॉडी का, एंड नॉर्मल बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है ना, ये कैपिटल R होता है। और जब हम नॉर्मल बॉडी का इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के साथ कंपैरिजन करते हैं, दोनों का हम डिवाइडेशन लेते हैं, रेशियो लेते हैं, तो उसी रेशियो को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और द एमिसिविटी। ओके, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ और फॉर्मूले से आपको डेफिनेशन बनाना है। सो E इक्वल्स टू R अपॉन RB और E अपॉन EB। ओके, तो यहाँ पर अभी डेफिनेशन इसका कैसे बनाए। सो इट इज द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर ऑफ द एनी बॉडी और द नॉर्मल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी is called as the coefficient of emission or the emissivity। कितना इजी डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आपको क्या करना है दोस्तों, डेफिनेशन बनाना है। ये क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है भैया, ये R मतलब इमिसिव पावर ऑफ द नॉर्मल बॉडी और द एनी बॉडी, RB मतलब इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ओके, तो क्या आएगा डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी या फिर नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और द एमिसिविटी बोलते हैं। ओके, तो उसका फॉर्मूला है E इक्वल्स टू R अपॉन RB और E अपॉन EB। हमारे बोर्ड के बुक में R अपॉन RB दिया है और सारे बुक में E अपॉन EB दिया है। ओके, दोनों भी करेक्ट है। देन इसका दोस्तों यूनिट क्या आता है, क्या यहाँ पर इसका नो यूनिट्स, इट हैज़ नो यूनिट्स and no dimension, it has no units and the no dimension। ओके, इसका डायमेंशन भी नहीं होता है और यूनिट भी नहीं होता है, और इसका जो वैल्यू है दोस्तों E इक्वल्स टू 0 हो सकता है या फिर E इक्वल्स टू 1 हो सकता है। मतलब जो इसका वैल्यू है 0 to 1 वैरी होता है, इसका जो वैल्यू है E इक्वल्स टू 0 to E इक्वल्स टू 1 वैरी होता है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इज लेस दैन E एंड E इज लेस दैन 1, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका जो डोमेन है मतलब 0 to 1, 1 के ऊपर नहीं जाएगा, 0 के नीचे नहीं जाएगा। सो यहाँ पर अभी हम दोस्तों रुकते हैं। देन अगले लेक्चर में हम किरचॉफ लॉ देखेंगे, देन उसके बाद स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देन हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, देन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगले 2 लेक्चर में हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, और दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ उतना दोस्तों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर कर आना है। तो अभी अगर आप कल का लेक्चर देखेंगे तो ये पहला लेक्चर आपको दोस्तों रिपीट देखना है, 2 बार एटलीस्ट देखना है, तभी दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा और आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई की आपको आवश्यकता नहीं गिरेगी। ओके, तो चलिए फिर ओके मिलते हैं। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड दबा के अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि यार बहुत सारी मेहनत आपके लिए चल रही है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.